एंड वेलकम बैक। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इसे शुरू करने से पहले हम देखने वाले थे दो फिगर्स जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बोला था कि हमें देखनी है। तो अब जैसे हमें ये जो है एक प्लेन पेप्टाइड जो प्लेनर पेप्टाइड जो ग्रुप है वो दिया हुआ है। तो इसमें हमें कुछ बॉन्ड दिए हैं। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझना, सबसे पहले जो बॉन्ड हमारा हमने जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में जो पढ़ा था, अगर आपने वो वापस से अगर आप रिवाइज करोगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, एक को हम पाई कहते हैं, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो होते हैं कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में साई बॉन्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखो, जैसे ये वाला जो है कार्बन, ये दिस कार्बन, इसमें क्या है कि हमें कोई भी स्पेस नहीं मिल रहा है क्या करने का, रोटेशन का। इस वाले कार्बन पे देयर इज़ नो स्पेस फॉर रोटेशन। लेकिन जब अगर मैं इस वाले बॉन्ड की बात करूँ, ये जो सी अल्फ़ा अल्फ़ा और ये वाला जो अल्फ़ा बॉन्ड है, इनके पास प्रॉपर एक स्पेस होता है रोटेशन का। तो इसी रोटेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है वो है पाई, और जो कार्बन कार्बन का है वो है साई। तो ये जो है, ये बॉन्ड क्या कर सकते हैं, जो कार्बन कार्बन वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। जो अल्फ़ा कार्बन वाले हैं ये रोटेट कर सकते हैं, जबकि ये वाले जो है वो मतलब ये वाला भी रोटेशन शो कर सकता है, बट ये वाला रोटेशन शो नहीं करेगा, यानी कि जो अल्फ़ा नहीं है वो रोटेशन शो नहीं करेगा। तो हमें इस फिगर में भी इसको प्लेनर तरीके से यही चीज़ बोली है और ये चीज़ दिखाई है। अब हमें एक रामचंद्रन प्लॉट दिया हुआ है। अब सबसे पहले रामचंद्रन प्लॉट होता क्या है, हम वो चीज़ पढ़ेंगे। तो उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा द प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था, समझ लो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, दो वो प्रेजेंट होंगे, एक अल्फ़ा और एक बीटा। इस तरीके से दो चेन्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो अब जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये रिफ़र करता है जो लोकल कन्फर्मेशन है कुछ पेप्टाइड की, उसकी बात करता है। ये जो डिस्कशन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है हमारे लिए, जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनकी फोल्डिंग को देखने के लिए, उनकी फोल्डिंग पैटर्न्स को देखने के लिए। और फ्यू टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर पार्टिकुलरली स्टेबल। कुछ तरीके के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और ये क्या होते हैं, वाइडली प्रोटीन होते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट आर द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा कन्फर्मेशंस। इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो हैं, अच्छे से जो दिख रहे हैं, वो अल्फा हेलिक्स और बीटा कन्फर्मेशंस हैं। यूजिंग फंडामेंटल केमिकल principles and a few experimental observations, Pauling and Corey predicted the existence of these secondary structures in 1951. तो प्रॉपर मतलब प्रिडिक्ट करके और इनकी एग्जिस्टेंस का पॉलिंग और कोरे ने क्या किया था, प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये एग्जिस्ट करते हैं। और इसका जो फिर स्ट्रक्चर है वो बाद में क्या हुआ था, इलस्ट्रेट हुआ था। तो सबसे पहला है द अल्फा हेलिक्स इज द कॉमन प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा हेलिक्स क्या होता है ये चीज़ पढ़ेंगे, फिर हम बीटा हेलिक्स पढ़ेंगे। तो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड की इम्पोर्टेंस पता है। एक पोलर केमिकल ग्रुप में, इन बॉन्ड्स में, एक पेप्टाइड ग्रुप के, they also had the experimental results of William Asbert, who in 1930 had conducted pioneer X-ray studies of protein. तो अब जो ये इन्होंने अपना जो स्ट्रक्चर निकाल के दिया, तो ये निकालते टाइम, ये प्रिडिक्ट करते टाइम इनके पास एक और स्ट्रक्चर था जो कि एक्सरे स्टडीज़ थी प्रोटीन की, जो कि एक और साइंटिस्ट ने इनसे पहले की हुई थी, और उन्होंने ये स्टडी की हुई थी 1930 पे। उसके बाद जो एस्बर्ट है उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो प्रोटीन है वो क्या होते हैं, वो मेकअप मतलब वो बनाते हैं हमारे बालों को,
और जो हमारे जो पोर्क्यूस क्वील्स होती हैं, यानी कि जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं अल्फ़ा कैरेटिन, उनसे बने हुए होते हैं, जिनका एक जो रेगुलर स्ट्रक्चर है वो 5.15 से 5.2 एंगस्ट्रॉम का होता है। और इन्होंने ये जो एंगस्ट्रॉम है, ये इन्होंने एक फिजिसिस्ट हैं एंड्रिस जे एंगस्ट्रॉम, इनके नाम पे दी थी। तो एक जो एंगस्ट्रॉम होता है, देखो मैं इसको एक बार मीटर में कन्वर्ट करके बताती हूँ। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करके बताया है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर बोला है। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹। तो ये यहाँ पे पॉइंट कैसे आया? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹, बट हमारे पास क्या है? 10⁻10 है। तो कोई भी अगर हमारे पास अपॉन में 10 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1 करके। तो ये ज़ीरो यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है इनने, और इस तरीके से ये जो है हमारा जो नैनोमीटर में है कन्वर्शन है इसका। ऑल्दो not an SI unit is used universally by structural biologist। तो कोई भी स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट जो है उनके थ्रू कोई भी एक SI यूनिट जो है वो डिस्क्राइब नहीं की हुई है, ये उन्होंने अपने आप से मेजर करके जो है वो बताया है। With the information and their data on peptide bond and with the help of precisely constructed models, Pauling and Corey set up to determine the likely conformation of protein molecule। तो पॉलिंग और कोरे ने क्या किया, जो एक मतलब लाइकली यानी कि इस तरीके का कन्फर्मेशन शायद प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, वो चीज़ थी। द सिंपलेस्ट अरेंजमेंट द पेप्टाइड द पॉलीपेप्टाइड चेन कुड अज्यूम विद इट्स रिजिड पेप्टाइड बॉन्ड बट अदर सिंगल बॉन्ड फ्री टू रोटेट इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर। तो वो सिंपलेस्ट अरेंजमेंट पॉलीपेप्टाइड चेन का जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, मतलब वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, उसको उसने उन्होंने हेलिकल स्ट्रक्चर बोला। तो हेलिकल स्ट्रक्चर को उन्होंने अल्फ़ा हेलिक्स बोल दिया, जो कि हमें 4.4 में हमें देखने को मिला था। 4.3 नीचे है शायद वो अल्फ़ा हेलिक्स, ये है हमारे पास। ये भी हम पूरा फिगर डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं। In this structure, the polypeptide backbone is tightly wound around an imaginary axis longitudinally through the middle of the helix। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड की बैकबोन है, ये क्या है, ये टाइटली बाउंड होती है, यानी कि एक इमेजिनरी एक्सिस उन्होंने एक इमेजिन कर लिया कि शायद ये एक एक्सिस है जिसके अराउंड ये अल्फा हेलिक्स क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, and the R group of the amino acid residue protrude outward from the helix। और ये जो हेलिक्स बैकबोन है, इसके बाहर को क्या निकल रहे हैं? आर ग्रुप्स निकल रहे हैं। आर ग्रुप क्या होते हैं? आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, द रिपीटिंग यूनिट इन सिंगल टर्न ऑफ द हेलिक्स विच एक्सटेंड्स अबाउट 5.4 एंगस्ट्रॉम among the long axis, slightly greater than the periodicity as per observed on एक्स-रे एनालिसिस ऑफ हेयर कैरेटिन। तो ये जो हेयर कैरेटिन है, इसका जब इन्होंने एक्स-रे का एनालिसिस किया, उसमें ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशंस जो है हमें वो मिली हैं। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है वो सब इसमें डिटेल में दी हुई है। जैसे कि इसमें जो अम्यूनो एसिड रेसिड्यू है अल्फ़ा हेलिक्स का, वो उसकी कंफर्मेशन दी हुई है। तो ये इन बुक्स को पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि आपको हर एक चीज़ डिटेल में मिल जाती है, यानी कि आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि आप पढ़ क्या रहे हो, कि मतलब चीज़ क्या चल रही है, बेस क्या है उस चीज़ का। ठीक है, तो दैट्स वाई मोस्टली पीपल रिकमेंड कि एक बार अगर आपको एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो तो उसके बाद यू कैन ईजीली रिवाइज इट फ्रॉम अ बेसिक बुक। The helical twist of alpha helix found in all protein is right-handed। तो जितना भी हेलिकल ट्विस्ट होता है, जो हेलिकल ट्विस्ट हमें मिलता है प्रोटीन्स में, वो राइट हैंडेड होता है। और जो अल्फ़ा हेलिक्स होता है, जो प्रूव हुआ है प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चर में अल्फ़ा हेलिक्स के,
तो अब ये जो मोर जर्नल है वो क्या है, 1/4 है जितने भी अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं उनका। पॉलीपेप्टाइड जो है वो अल्फा हेलिक्स होता है, और जो इसका एग्जैक्ट फ्रैक्शन होता है वो वेरी करता है बहुत ज़्यादा एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन में। Why does the alpha helix form more readily than many other possible conformation? तो ये जो अल्फ़ा हेलिक्स होता है ये इतना ज़्यादा क्यों हमें आसानी से मिल रहा है इन कंपैरिजन टू अदर कन्फर्मेशन, जो अदर कन्फर्मेशंस हैं उनके कंपैरिजन में ये हमको इतने आसानी से क्यों मिल रहा है? तो इसका आंसर ये है कि जो अल्फ़ा हेलिक्स है वो क्या करता है, एक ऑप्टिमल यूज़ करता है इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड का, यानी कि जो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है उनका वो यूज़ करता है। और ये हाइड्रोजन क्या करने में हेल्प करती है, इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। अब ये जो स्ट्रक्चर है जो स्टेबलाइज कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड को इन हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, इन स्ट्रक्चर के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है उनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज का काम कर रहा है। और जो नेगेटिव जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है एटम की, जो उसके 4th अमीनो एसिड टर्मिनल है वहाँ पर, तो इस तरीके से जो अल्फ़ा हेलिक्स होता है वो क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक्सेप्ट दोज क्लोज टू ईच अदर ईच एंड ऑफ द particularly in such hydrogen such successive turn of the alpha helix is held to adjacent turn by 3 to 4 hydrogen bond. All the hydrogen bond combined give the entire helical structure considerably stable. तो जितने भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड हैं जब ये कंबाइन होते हैं, मतलब इनका जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक बिल्कुल स्टेबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है। Further, model building experiments have shown that an alpha helix can form in polypeptide consisting of either L or D amino acid. तो इसके आगे जो हम ये मॉडल बिल्डिंग कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ हमें मॉडल बिल्डिंग एक्सपेरिमेंट में हमें ये चीज़ मालूम पड़ी कि ये जो पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड में या तो एल प्रेजेंट होता है या तो डी प्रेजेंट होता है, एल और डी अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। हाउएवर ऑल रेसिड्यूज मस्ट बी ऑन अ स्टीरियो आइसोमेरिक सीरीज। A D amino acid will disturb a regular structural constituent of L amino acid and vice versa. तो D और L amino acids क्या होते हैं हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो नेचुरली अकरिंग जो एल अमीनो एसिड हैं वो हम फॉर्म कर सकते हैं आइदर लेफ्ट से और आइदर राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के से। तो लेकिन ये जो हैं ये एक्सटेंडेड होते हैं, लेफ्ट जो हैंडेड हेलिक्स होते हैं और हम इनको ऑब्जर्व करते हैं। अब हमें पहले कुछ दिया हुआ है कि ये जो काला है इससे कार्बन है, वाइट से हाइड्रोजन है, रेड से ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और आर ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब हमारे पास जो पहला ग्रुप है जिसमें राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है वो प्रेजेंट है। तो ये जो प्लेन है वो रिजिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का है, पैरेलल है, लॉन्ग एक्सिस जो है वो हेलिक्स की वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट है। उसके बाद जो बी स्ट्रक्चर है वो बॉल एंड स्टिक मॉडल है, और जो सी स्ट्रक्चर है वो है हमारा अल्फ़ा हेलिक्स का व्यू दिया हुआ है हमको एक मतलब एंड टू एंड। तो बेसिकली ये सब इस तरीके से दिखता है, ऐसा कुछ आपको याद करके रखना। Then we have the next, which is amino acid sequence affects alpha helix stability. तो अम्यूनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से अल्फ़ा हेलिक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप रिवाइजिंग, और ये सीरीज़ हम बहुत जल्दी ऐसे ही धीरे धीरे से कंप्लीट करेंगे। सो कीप रिवाइजिंग इट एंड थैंक यू।